और आदित्य दोनों अभी भी उस कमरे में बैठकर रो रहे थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि अब कुछ भी कहने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। जो उन दोनों को खोना था वो उसको खो चुके हैं और अब बस एक दूसरे को दिलासा देने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। इस बात को आदित्य बहुत अच्छे से समझ चुका था और वो बस अपने हाथ से अमित का हाथ कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो अपने मन में फैसला कर चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अमित को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और उस पर हमेशा भरोसा करके उसे सब कुछ सही बताएगा। जब वो ये फैसला कर रहा था उतनी ही देर में मृणाली वापस से उस कमरे में आ गई और जब गेट खुलने की आवाज अमित को आई तब उसने मृणाली की तरफ बहुत हैरानी से देखा। अमित को यह समझ नहीं आ रहा था कि मृणाली वहां पर क्या कर रही है। आदित्य को अमित का यह कंफ्यूजन उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। तब आदित्य पलटा और उसने मृणाली की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। फिर उसने अपना हाथ स्ट्रेच करके मृणाली को अपने पास बुलाया। आदित्य ने अमित का कंफ्यूजन दूर करते हुए उसे सब कुछ सच बताने के बारे में सोचा। जब मृणाली आदित्य के पास आई तब उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर अमित की तरफ देखकर कहा, अमित, मुझे पता है कि तू अभी भी कंफ्यूज हो रहा होगा, सोच रहा होगा कि मृणाली यहां क्या कर रही है। तेरे मन में यह सवाल इसलिए आ रहा होगा क्योंकि इसमें कंपनी की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं तुझे बता दूं कि मृणाली यहां क्योंकि हम कंपनी में काम करते हैं इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए खड़ी है क्योंकि ये मेरी वाइफ है। आदित्य की इस बात को सुनकर अमित बहुत हैरान हुआ और तब आदित्य ने अपनी कहानी कहना शुरू की। उसने पहले उसे बताया कि किस तरह आदित्य के दादाजी ने मृणाली से 1 साल पहले उसकी शादी करा दी थी, जिसको सुनकर फिर से अमित बहुत हैरान हुआ। लेकिन आदित्य ने उसके रिएक्शन पर ध्यान न देते हुए धीरे धीरे करके सारी बातें उसे बताई। उसने बताया कि किस तरह वो मृणाली के साथ ही रहता था, उसी के साथ ऑफिस आता जाता था और ये बात ऑफिस में सिर्फ उसे, देविका और शारदा को पता थी और इसलिए बार बार देविका उसे अपने कैबिन में बुलाती थी। उसके बाद उसने बताया कि हर बार वो क्यों अमित को किसी भी लड़की के बारे में नहीं बताता था, क्योंकि वो मृणाली से शादी कर चुका था। फिर उसने अनुराग और निखिल वाला एंगल अमित को बताया और बताया कि किस तरह उसने पहली बार डाइवोर्स लिया। उसके बाद से उन दोनों को फिर से प्यार हुआ और उन्होंने शादी की और उसके बाद उसने लास्ट वाले डाइवोर्स के बारे में बताया। फिर आखिर में आदित्य ने उसे यह भी बताया कि जब ट्विंकल की डेथ हुई तब भी मृणाली उसके साथ थी और हर सुख दुख में वो उसके साथ ही रहती है। इन सब को सुनते समय अमित बहुत हैरान हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर आदित्य कोई बात उसे इतनी लेट बता रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा और इसीलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा। वो एक बार फिर से उसकी बात को बहुत आसानी से मान गया। फिर जब आदित्य को यह समझ आ गया तब उसने अमित और मृणाली से कहा, अब अगर तुम दोनों को सही फील हो रहा है तो हम यहां से निकल सकते हैं। मैंने बख्शी सर से बात कर ली है और उन्होंने हमें जाने की परमिशन दे दी है और जब हम यहां से निकलेंगे तो वो फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हमें दे देंगे। अमित, तू चल पाएगा? हाँ आदित्य, चल लूंगा, अमित ने कहा। तब आदित्य मृणाली की तरफ पलटा। उसके चेहरे पर दिख रहा था कि वो कुछ सोच रही है और तब उसने कहा, आदित्य, आई नो कि तुम दोनों को सही फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरी एश्योरेंस के लिए मैं चाहती हूं कि एक बार तुम दोनों अपना चेकअप करवा लो। मैं डॉक्टर को बुलाकर ले आती हूं, तब तक तुम दोनों यहीं बैठो। उसके बाद फिर हम यहां से आराम से निकल जाएंगे और दूसरे हॉस्पिटल में चल लेंगे। बस एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लो कि जाना सेफ रहेगा या नहीं। मृणाली की इस बात को सुनकर ना ही आदित्य ने और ना ही अमित ने कुछ कहा। तब आदित्य ने गर्दन हिलाकर उसे रिस्पॉन्स दे दिया और उसे देखकर ही वो वहां से बाहर निकल गई। जब मृणाली वहां से बाहर निकली तब अमित और आदित्य दोनों ने ही अपने आंसू पोंछे और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगे। अमित के चेहरे पर एक स्माइल थी जिसे आदित्य समझ नहीं पाया और इससे पहले कि वो उससे पूछता, अमित ने हंसते हुए कहा, तूने आखिर कंपनी के ओनर की बेटी को ही अटका लिया। साले बहुत तेज निकला तू तो। अमित इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगा। आदित्य को भी इस चीज पर हंसी आ गई और वो भी उसके साथ हंसने लगा। उसे समझ आ गया कि अमित अब धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा है और इस बात पर वो थोड़ा खुश भी हुआ।
उसके बाद वो दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। आदित्य ने अमित को फिर फाइटिंग कंपटीशन के बारे में बताया कि सुशील ने किस तरह अमित को फ्री करने के लिए उसे फाइट करने का इनविटेशन दिया और आदित्य ने एक ही बार में उसे एक्सेप्ट कर लिया था। फिर उसने अमित को अपनी फाइट्स के बारे में बताया कि उसने कैसे हर फाइटर के साथ फाइट की, कौन सी टेक्निक यूज की, किसने कौन सा हमला किया और किस तरह ऑडियंस ने रिएक्ट किया। अमित को उसका डिस्क्रिप्शन सुनकर बहुत ही हैरानी हो रही थी। तब आदित्य ने उसे बताया कि किस तरह वो सारी फाइट जीतने के बाद सुशील की तरफ देखता था, जो गुस्से में उसे ही देखता था। उसके बाद उसने आखिर में उसे अनामिका के साथ फाइट के बारे में और उसकी डेथ के बारे में बताया। जब अमित ने उसके बारे में सुना तो उसने देखा कि आदित्य थोड़ा सा निराश हो गया है और उसने आदित्य को कहा, उदास मत हो आदित्य, जो होना था वो तो हो गया दोस्त। तो जब जब उनके बारे में सोचकर उदास होता रहेगा उससे कुछ भी बदलेगा नहीं यार। तो मेरी नजर से इस चीज को देख के वो दोनों अभी भी जहां पर भी होंगी वो तुझे और मुझे ही देख रही होंगी और ये उम्मीद कर रही होंगी कि हम दोनों अपनी जिंदगी में अब सब कुछ सही करें। चाहे कुछ भी हो, हमें उनकी इस उम्मीद पर खरा उतरना है। अब हम रोने नहीं बैठ सकते, बल्कि हमें इस जिंदगी को अच्छा बनाना है। जब अमित ने इस बात को कह दिया तब आदित्य को समझ में आ गया कि वो सही कह रहा है और फिर वो दोनों थोड़ी देर चुप बैठे रहे। इसके पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ भी कहता, मृणाली डॉक्टर के साथ वापस आ गई। आदित्य ने देखा कि वो डॉक्टर ईरानी ही थे जो उन दोनों को 3 दिनों से ट्रीट कर रहे थे। फिर उन्होंने पहले अमित को प्रॉपर चेक किया। उसकी हार्ट बीट भी सही थी, उसे किसी भी चीज की कमजोरी नहीं थी और घाव धीरे धीरे करके भर रहे थे। उसके बाद उन्होंने आदित्य को वहीं पर चेक किया जहां पर उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि उसके चेस्ट में जो कट लगा है वो ठीक हो रहा है और उसी के साथ उसकी मांसपेशियां भी धीरे धीरे सही हो रही हैं। तब आदित्य ने डॉक्टर ईरानी से पूछा, डॉक्टर ईरानी, अब आपने जब हम दोनों की कंडीशन देख ही ली है तो बस आप मेरी वाइफ को इस चीज के लिए इंश्योर कर दीजिए कि क्या हम यहां से जा सकते हैं या नहीं। तुम बिल्कुल जा सकते हो, इतनी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। अमित के घाव इवेंचुअली उसकी बॉडी हीलिंग की प्रॉपर्टी के साथ ही भर जाएंगे और मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूं। वहीं पर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करूंगा कि तुम थोड़े दिन के लिए अपने चेस्ट पर कोई सामान मत उठाना और कुछ भी भारी काम मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारे टांकों पर थोड़ा सा भी प्रेशर लगा तो वो टूट जाएंगे। इस केस में एक बार फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, तुम्हारी सांस रुकने लगेगी और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा और अल्टीमेटली डेथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो तुम बस इस चीज का ध्यान रखना, बाकी तुम यहां से जा सकते हो, डॉक्टर ईरानी ने कहा। उनकी इस बात को आदित्य ने बहुत ध्यान से सुना और अपने मन में नोट कर लिया। उसके बाद डॉक्टर ईरानी वहां से चले गए और तब आदित्य ने देखा कि वहां पर वजीर आ गया। वजीर उन दोनों को सही सलामत देखकर खुश था। फिर उसने आदित्य को बताया कि वो फाइटिंग कंपटीशन से 50 करोड़ रुपए जीत गए हैं और जब आदित्य ने उसे सुना तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने ये सोचा कि जब उसे अनामिका से फाइट के पहले ये ख्याल आया था कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगा तो वह मुमकिन हो पाएगा। फिर उसने मृणाली और अमित को तैयार होने का बोल दिया कि अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। उसके थोड़ी देर बाद ही वो भी अपने रूम में गया। उसने अपनी ड्रेस चेंज की और फिर कॉरिडोर से चलते हुए वो चारों नीचे मेन एंट्रेंस की तरफ जाने लगे। अमित से प्रॉपर चलते नहीं बन रहा था, इसलिए वजीर उसे सहारा दे रहा था। आदित्य आगे चल रहा था और उसके साथ ही हाथ पकड़कर मृणाली चल रही थी। कॉरिडोर के एंड में से आदित्य को लाइट आती हुई दिख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे की जिंदगी के कमरे से नई रोशनी की तरफ जा रहा है और तब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। इसके बाद वो आगे जाकर लेफ्ट साइड मुड़े और वहां से स्टेयर से होते हुए मेन कॉरिडोर में पहुंच गए। घर में बहुत शांति लग रही थी, इसलिए वो सब भी बस अपनी नजरें झुकाकर ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि ये शांति किस वजह से हुई थी, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा था। जब आदित्य बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर अभी भी गार्ड्स खड़े हुए थे और उनके साथ ही बख्शी सर भी खड़े हुए थे। आदित्य ने गौर से देखा तो उनके हाथ में एक फाइल थी। उसके कवर को देखकर ही आदित्य ने पहचान लिया कि वो फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद वो चलते हुए उनके पास गए। उसने बख्शी सर के चेहरे पर देखा तो उसे वहां गुस्सा तो दिखा, लेकिन उसके साथ ही कुछ न कर पाने की मजबूरी भी दिख रही थी। उन्होंने तब आदित्य को फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाते हुए कहा,
ये लो आदित्य, तुम्हारे यहां से निकलने का टिकट। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे रास्ते अब कभी नहीं टकराएंगे और तुम एक बार भी पलटकर इस घर की तरफ मत देखना। मुझे वजीर ने बता दिया है कि सुशील ने उसकी पत्नी के साथ क्या किया था, इसलिए मैं अब सुबेर से भी बात नहीं करता हूं। तो ये दोनों भी अब तुम्हारे साथ ही हैं। बस मुझे उम्मीद है कि तुम इनसे वैसी गद्दारी नहीं करोगे। हम दोनों को एक दूसरे को जितना परेशान करना था हमने कर लिया और उसकी जो कीमत चुकानी थी वो भी चुका दी। अब हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं और मैं बस इसी तरीके से चीजों को रखना चाहता हूं। बख्शी सर इतना कहकर उसके सामने हाथ जोड़ने लगे। तब आदित्य ने भी अपने हाथ जोड़े। फिर वो चारों वहां से धीरे धीरे करके बाहर निकल गए और बख्शी सर उन्हें अपनी कैद में से आजाद होता हुआ देखने लगे। Thanks for hearing. Thank you.